क्या तुमने कभी सोचा है, अगर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार जानबूझकर जला दिया जाए तो इंसानियत कितनी पीछे चली जाती है? क्या हो अगर हजारों किताबें सिर्फ इसलिए राख कर दी जाएं क्योंकि उनमें सवाल लिखे थे? और क्या हो अगर वही सवाल आज भी हमारे समय से ज्यादा आधुनिक हो? यही कहानी है नालंदा की, वो जगह जहां कभी 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे, जहां दुनिया के अलग अलग देशों से लोग सिर्फ सीखने आते थे, और वही जगह जिसे बाद में आग के हवाले कर दिया गया। बहुत पहले की बात है, इतनी पुरानी कि उस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में रात सचमुच अंधेरी हुआ करती थी। लोग आग के इर्द गिर्द बैठकर कहानियां सुनते थे, देवताओं से डरते थे और सवाल पूछने से घबराते थे। लेकिन उसी दौर में भारत की धरती पर एक ऐसी जगह जन्म ले चुकी थी जहां डर नहीं, सवालों की इज्जत होती थी, जहां गुरु ऊंची आवाज में नहीं, धीमे तर्क से समझाते थे, जहां राजा से बड़ा विद्वान माना जाता था। उस जगह का नाम था नालंदा। कहते हैं नालंदा कोई इमारत नहीं, एक जीवित संसार था। सुबह जब सूरज उगता तो घंटियों की आवाज के साथ हजारों विद्यार्थी जागते। कोई तर्कशास्त्र पढ़ रहा होता, कोई आयुर्वेद के ग्रंथों में डूबा होता, कोई आकाश के तारों का हिसाब लगा रहा होता, और इन सब के बीच ज्ञान ऐसे बहता था जैसे किसी नदी का साफ पानी। नालंदा की शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं हुई थी। गुप्त साम्राज्य के समय सम्राट कुमार गुप्त ने एक शिक्षण केंद्र की नींव रखी। दूर दूर से लोग सुनने लगे कि मगध की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सोच पैदा की जाती है। चीन से व्यापारी लौटते तो अपने साथ रेशम नहीं, नालंदा की कहानियां ले जाते। तिब्बत के भिक्षु सर्द पहाड़ों को पार कर यहाँ तक पहुंचते। कोरिया, जापान, फारस, हर दिशा से विद्यार्थी आने लगे, मगर नालंदा का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता था। कहते हैं मुख्य द्वार पर विद्वान बैठते थे। जो भी छात्र आता उसे पहले तर्क की कसौटी पर परखा जाता। सवाल पूछे जाते, दर्शन के, गणित के, भाषा के। कई लोग घबरा जाते, कई लौट जाते। 10 में से मुश्किल से 2 को ही अंदर जाने दिया जाता था, क्योंकि नालंदा मानता था ज्ञान भीख में नहीं मिलता, योग्यता से मिलता है। अंदर का जीवन आसान नहीं था। नालंदा में रहने का मतलब था खुद को पूरी तरह ज्ञान को सौंप देना। सुबह से लेकर रात तक बहसें चलती, ग्रंथों की व्याख्या होती, तर्कों की तलवारें टकराती, लेकिन इन बहसों में अपमान नहीं होता था। यहाँ गलत होना गुनाह नहीं, सीखने का पहला कदम माना जाता था। सबसे अनोखी बात यह थी कि नालंदा किसी एक विचार का गुलाम नहीं था। यहाँ बौद्ध दर्शन भी था, वैदिक परंपरा भी थी, जैन चिंतन भी, गणित, चिकित्सा, खगोल, हर विषय को जगह मिली थी। यही वजह थी कि नालंदा सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, दुनिया का पहला असली विश्वविद्यालय बना। एक चीनी यात्री था हुएनसांग, वो सालों नालंदा में रहा। उसने लिखा कि यहाँ के आचार्य इतने विद्वान हैं कि उनसे बहस करना समुद्र से लड़ने जैसा है। उसके लिखे शब्दों से आज भी नालंदा की सांसें सुनाई देती हैं। नालंदा का पुस्तकालय किसी खजाने से कम नहीं था। हजारों पांडुलिपियां, पीढ़ियों का जमा ज्ञान। कहा जाता है कई ग्रंथ ऐसे थे जो दुनिया में और कहीं नहीं थे। सोचो अगर वो किताबें आज होती तो इतिहास कैसा होता। समय बीतता गया और नालंदा बड़ा होता गया। राजा बदलते गए, साम्राज्य उठते गिरते रहे, लेकिन नालंदा चलता रहा, क्योंकि ज्ञान की उम्र तलवार से लंबी होती है। लेकिन हर ऊंचाई के साथ एक खतरा भी चलता है। जहां रोशनी तेज होती है वहीं उसे बुझाने वाले भी पैदा हो जाते हैं। नालंदा की ख्याति अब उसकी सुरक्षा नहीं, उसकी चुनौती बनने लगी थी। दूर कहीं इतिहास के अंधेरे कोनों में एक तूफान जन्म ले रहा था, और उस तूफान को किताबों की खुशबू से सबसे ज्यादा नफरत थी। मगर उस दिन तक नालंदा को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले समय में उसकी दीवारें ज्ञान की नहीं, आग की गवाही देंगी। अभी तो नालंदा अपने स्वर्ण काल में था, हंसता हुआ, सांस लेता हुआ, ज्ञान बांटता हुआ, और कहानी अभी बस शुरू हुई थी। नालंदा में रात भी किसी विद्यार्थी की तरह जागती थी। जब बाहर के गांव सो जाते तब मठों के भीतर तर्क जागने लगते। तेल के दीपकों की हल्की रोशनी में पन्ने पलटते और सवाल जन्म लेते। कोई पूछता संसार सच है या केवल मन का भ्रम। कोई पूछता दुख इंसान की नियति है या अज्ञान का परिणाम। और कोई चुपचाप सुनता, जैसे शब्दों के भीतर छिपी किसी दूसरी दुनिया को महसूस कर रहा हो। यहाँ ज्ञान कभी डर से नहीं दिया जाता। गुरु की आवाज में आदेश कम, संवाद ज्यादा होता था। अगर कोई विद्यार्थी असहमत होता तो उसे रोका नहीं जाता, उससे कहा जाता अपना तर्क सामने रखो। कई बार युवा शिष्य अपने गुरु से भी तीखे सवाल कर बैठते और गुरु नाराज होने के बजाय मुस्कुरा देते, क्योंकि नालंदा में सबसे बड़ा पद सत्य का था, किसी इंसान का नहीं। सुबह होती तो पूरा परिसर जैसे सांस लेने लगता। कहीं आयुर्वेद की कक्षा में जड़ी बूटियों की गंध फैलती, कहीं गणित के विद्यार्थी रेत पर रेखाएं खींचकर शून्य और अनंत को समझने की कोशिश करते, खगोल के छात्र आसमान के नक्शे बनाते और दर्शन की कक्षाओं में जीवन मृत्यु पर बहस छिड़ जाती। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, दुनिया को देखने का नया तरीका था। नालंदा में दाखिला पाना आसान नहीं था। दूर देशों से आए यात्रियों को पहले द्वार पर ही रोक लिया जाता। विद्वान उनसे सवाल पूछते, धर्म पर, तर्क पर, भाषा पर, जीवन पर। जो उत्तर दे पाता वही भीतर कदम रख पाता। इसीलिए यहाँ भीड़ नहीं, चुनिंदा लोग होते थे। लोग कहते थे राजमहल में जगह मिल सकती है, पर नालंदा में नहीं। ये विश्वविद्यालय नहीं, एक पूरा नगर था। हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों गुरु, ध्यान कक्ष, भोजनशालाएं, औषधालय, सब कुछ एक ही संसार के भीतर। यहाँ राजकुमार भी वही भोजन करता जो साधारण किसान का बेटा करता। ज्ञान के सामने जन्म का कोई अर्थ नहीं था। और इस नगर का दिल था पुस्तकालय।
3 विशाल भवन जिनमें इतने ग्रंथ थे कि एक इंसान की पूरी उम्र भी उन्हें पढ़ने के लिए कम पड़ जाए। ताड़पत्रों पर लिखे हुए अक्षर सिर्फ शब्द नहीं थे, उनमें सदियों की मेहनत, अनुभव और सपने कैद थे। दूर देशों से लोग सिर्फ इन ग्रंथों की एक झलक के लिए आते। कोई चीन से, कोई तिब्बत से, कोई कोरिया से, सबकी मंजिल एक ही थी, नालंदा। लोग समझते हैं नालंदा केवल धर्म का केंद्र था, पर सच अलग था। यहाँ विज्ञान था, चिकित्सा थी, गणित था, भाषाएं थीं, राजनीति के सिद्धांत भी थे। यहीं से वो विचार निकले जो बाद में पूरे एशिया में फैल गए। कई देशों की लिपियां, शिक्षा पद्धतियां और सोच का तरीका नालंदा की देन बन गए। सदियां बीतती रहीं, राजा बदले, साम्राज्य बदले, लेकिन नालंदा चलता रहा, क्योंकि ज्ञान किसी एक ताज का गुलाम नहीं होता, वो पीढ़ियों से आगे बढ़ने वाली नदी की तरह होता है। लोग आते रहे, सीखते रहे, लौटते रहे और अपने साथ नालंदा का एक टुकड़ा दुनिया में ले जाते रहे। लेकिन इतिहास हमेशा शांत रास्तों पर नहीं चलता। कहीं दूर एक अलग ही दौर जन्म ले रहा था। ऐसी ताकतें उभर रही थीं जिनकी भाषा किताबें नहीं, तलवार थी, जिनके लिए सवाल सबसे बड़ा खतरा थे। और नालंदा, जो सदियों से अड़िग खड़ा था, धीरे धीरे उस तूफान के करीब पहुंच रहा था जिसने उसे कभी जाना ही नहीं था। हवा में अब भी मंत्रों की आवाज थी, बहसें जारी थीं, विद्यार्थी सपने देख रहे थे, लेकिन समय के पन्नों पर कुछ और लिखा जा चुका था। एक ऐसा अध्याय जो नालंदा की दीवारों को ही नहीं, पूरी सभ्यता की आत्मा को हिला देने वाला था। और वो दिन अब बहुत दूर नहीं था। समय हमेशा धीरे धीरे बदलता है, लेकिन इंसान उसे अक्सर बहुत देर से समझ पाता है। नालंदा के आंगन में अब भी वही चहल पहल थी। विद्यार्थी सुबह की प्रार्थना के बाद अपनी कक्षाओं की ओर जाते, गुरुओं की आवाज बरामदों में गूंजती और पुस्तकालय के भीतर पन्ने वैसे ही पलटते जैसे सदियों से पलटते आए थे। देखने वाले को लगता था ये जगह कभी नहीं बदलेगी, लेकिन दुनिया बदल रही थी। उत्तर पश्चिम की दिशाओं से नई ताकतें उभर रही थीं। उनके लिए ज्ञान का मतलब संवाद नहीं, अधीनता था। जहां नालंदा सवाल करना सिखाता था, वहां बाहर की दुनिया सवालों से डरने लगी थी। और जब कोई सत्ता सवालों से डरने लगती है तो उसकी पहली दुश्मन किताबें बन जाती हैं। फिर भी नालंदा को इस खतरे का अंदाजा नहीं था, क्योंकि ज्ञान अक्सर इतना शांत होता है कि उसे शोर की भाषा समझ में नहीं आती। इसी दौर में कई विदेशी यात्री नालंदा पहुंचे। उनके लिखे वर्णनों से पता चलता है कि यह स्थान किसी चमत्कार से कम नहीं था। विशाल भवन, लाल ईंटों की दीवारें, दूर तक फैले स्तूप और हर ओर सीखने की ललक। एक चीनी यात्री ने लिखा था, यहाँ का अनुशासन इतना गहरा है कि बिना बोले ही सब कुछ व्यवस्थित रहता है। विद्यार्थियों की दिनचर्या कठोर थी। सूरज उगने से पहले जागना, ध्यान, अध्ययन, तर्क वितर्क और फिर देर रात तक चर्चा। लेकिन इस कठोरता में थकान नहीं थी, एक अजीब सा आनंद था। लोग कहते थे, जो एक बार नालंदा की हवा में सांस ले ले वो फिर साधारण इंसान नहीं रहता। गुरु सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाते थे, सोचने का तरीका बदल देते थे। आयुर्वेद के शिक्षक बताते थे कि शरीर केवल मांस का ढांचा नहीं, प्रकृति का छोटा रूप है। गणित के आचार्य समझाते थे कि शून्य का मतलब खालीपन नहीं, अनंत की शुरुआत है। दर्शन के विद्वान कहते थे, सबसे बड़ा ज्ञान ये जानना है कि हम कितना कम जानते हैं। यही वजह थी कि नालंदा से लौटे विद्यार्थी जहां भी गए वहां नए युग की शुरुआत हो गई। तिब्बत की पहली बड़ी पाठशालाएं, चीन के कई मठ, दक्षिण पूर्व एशिया के विश्वविद्यालय, सब पर नालंदा की छाप थी। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, एक विचार था जो सीमाओं से बड़ा हो चुका था। लेकिन हर ऊंचाई के साथ एक ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ लोगों के लिए नालंदा का प्रभाव गर्व का कारण था और कुछ के लिए आंखों में चुभने वाली सच्चाई। धीरे धीरे राजनीतिक माहौल कठोर होने लगा। व्यापार के रास्तों पर लूट बढ़ने लगी। छोटे राज्यों के बीच संघर्ष तेज हो गए। जिन रास्तों से कभी विद्यार्थी आते थे, उन्हीं रास्तों से अब सेनाओं की आहट सुनाई देने लगी। फिर भी नालंदा के भीतर जीवन लगभग वैसा ही था, क्योंकि ज्ञान का संसार अक्सर बाहरी शोर से खुद को अलग मान लेता है। एक बूढ़े आचार्य अपने शिष्यों से कहा करते थे, साम्राज्य मिट जाते हैं पर विचार नहीं मिटते। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही वाक्य एक दिन सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। कहा जाता है, आखिरी अच्छे वर्षों में भी नालंदा में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी थे। रसोई में रोज हजारों लोगों का भोजन बनता, औषधालय में दूर दूर से मरीज आते और पुस्तकालय में नई पांडुलिपियां जोड़ी जाती। सब कुछ ऐसा था जैसे ये जगह अनंत काल तक यूं ही चलती रहेगी। लेकिन इतिहास किसी से वादा नहीं करता, वो चुपचाप अपने पन्ने पलटता है और इंसान अपनी दुनिया में मग्न रहता है। उस दौर में नालंदा के विद्वान सबसे ज्यादा जिस विषय पर काम कर रहे थे वो था तर्क और करुणा का रिश्ता। उनका मानना था कि ज्ञान तभी पूरा है जब वो इंसान को बेहतर बनाए। शायद यही सोच थी जिसने नालंदा को इतना अलग बनाया। मगर बाहर की दुनिया एक अलग दिशा में जा रही थी, जहां ताकत को ज्ञान से बड़ा माना जाने लगा था। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले निशाने पर वही जगहें आती हैं जहां लोग सोचना सिखाते हैं। नालंदा की दीवारों ने सदियों से बस एक ही आवाज सुनी थी, संवाद की। लेकिन अब हवा में एक दूसरी ही भाषा खुलने लगी थी, डर की भाषा। कुछ यात्रियों ने लौटते समय लिखा, रास्ते पहले जैसे सुरक्षित नहीं रहे। कुछ ने बताया कि दूर के इलाकों में बड़े बड़े पुस्तकालय जलाए जा रहे हैं, पर नालंदा को लगता था ज्ञान की धरती को कोई छू नहीं सकता। यही सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि आग जब आती है तो वो ये नहीं पूछती कि सामने किताब है या तलवार, और वो आग अब बहुत करीब पहुंच चुकी थी। दोस्तों, जहां पूरे दुनिया का ज्ञान आकर नतमस्तक हो जाता था, जब यूरोप के अधिकांश हिस्से अंधकार युग में डूबे थे और वहां कबीले ही संघर्ष चल रहे थे, तब भारत के इस पावन धरती पर धर्मगंज नामक पुस्तकालय की 9 मंजिलों में रखा ज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा था। तो आखिर क्यों नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर जलाया गया, जिसमें 90 लाख से अधिक दुर्लभ पुस्तक जल के खाक में मिल गए?
किसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया और किस लिए नालंदा को जलाकर राख कर दिया? क्या ये किसी की सोची समझी साजिश थी या फिर कुछ और? अगर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया नहीं होता तो आज का हमारा भारत कैसा होता? ये सब कुछ आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा।